Hello everyone, welcome back to our physics class. So today we are going to share a very interesting and important topic in perspective of class 11th physics as well as JEE and NEET examination. हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस टेक्निक का यूज करते हैं। आज का टेक्निक जो है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्टकट में आप इसे FBD कहते हैं। और FBD का यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी टीचर आपका मैकेनिक्स का सवाल आपको अगर कराएगा, नॉट ओनली इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बट ऑल्सो आफ्टर दिस जो भी चैप्टर्स आते हैं, FBD एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम समझाने का आज प्रयास करेंगे आपके सामने। तो हेडिंग में हमने लिखा है ये चीज, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक सिचुएशन आपके सामने रखते हैं और उस सिचुएशन का एग्जांपल लेकर के हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। दैट विल बी बेटर कि हम आगे के सवाल कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन है, इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखिएगा ध्यान से, पहले इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे हम। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपको दिख रहा है, इस पर इंक्लाइंड बना हुआ है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई दिक्कत। इस पर इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है। इंक्लाइंड मतलब होता है थोड़ा सा जमीन से झुका हुआ। सो लाइक दिस, इस तरह से इंक्लाइन किया हुआ है। और इधर भी इंक्लिनेशन है, इधर भी इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड प्लेन है। इधर भी हमने इंक्लिनेशन देखा दिया। क्लियर है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कुछ और है और यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है कुछ और है। तो हमने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर है ये सरफेस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कुछ कुछ बातें आप सुन करके लिख सकते हैं, ये सब बातों को हम लिख नहीं सकते। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आगे बात करते हैं। ठीक है सर, यहां पर एक लाइन खींच दे रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको दिखना चाहिए बस कि हाँ इस तरह का इंक्लिनेशन है। आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए ये जो दो इंक्लिनेशन आपको दिख रहा है, इस दो इंक्लिनेशन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक स्ट्रिंग के हेल्प से ये दोनों कनेक्टेड होंगे। अभी दिखाते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक पुल्ली बना देते हैं। पुल्ली के हेल्प से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा। चलिए स्ट्रिंग को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रिंग की मदद से इधर एक ऑब्जेक्ट जो है लगा हुआ है और ये पुल्ली सपोर्ट कर रहा है इसको, और इधर भी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इधर एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक ऑब्जेक्ट। ड्राइंग को कोशिश कीजिए सुंदर से बनाने का। क्लियर है कि नहीं? अब जो है आप लोग बोलिएगा सर व्हाइट बोर्ड में आप बना रहे हैं, आप भी तो व्हाइट पेज में या रूल वाला पेज में लिखते हैं, क्या कर रहे हैं? डिजिटल बोर्ड में लिख रहे हैं कि एग्जाम आप दीजिएगा तो डिजिटल मोड में जाके लिखिएगा। तो पहले टीचर को लिखने आना चाहिए, पहले उसके बाद में स्टूडेंट को आना चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड, हाँ आज हम पढ़ा रहे व्हाइट बोर्ड में इसलिए ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब भी हम व्हाइट बोर्ड को ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होता है पढ़ाई का। याद रखिए, ये जमीन है, ये जमीन है। जमीन से उठना चाहिए ऊपर इंसान को, बिल्कुल उठना चाहिए, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन जमीन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हमने डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ाया है, बट इंटरेस्ट जो है इसी में आता है, क्योंकि इसमें फील होता है, बच्चा कनेक्ट कर पाता है चीजों को कि सर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ड्रॉ। तो डिजिटल बोर्ड में एक्स्ट्रा बॉक्स लेकर के कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होता है। तो टीचर उसमें कर क्या रहा है? कुछ करना होता है नहीं। आगे बात करते हैं। हम नहीं करेंगे, वो लोग पढ़ा नहीं रहा है, गलत बात मत, मीम मत बना देना। मतलब पढ़ा रहा है वो लोग भी, जल्दी पढ़ा पाता है, समय का वेस्टेज कम होता है। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी समय है वेस्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है यहाँ पे डिस्कशन जो चल रहा है वो वेस्टेज है तो आप इस वीडियो को ना देखें, डिस्क्लेमर। तो ध्यान दीजिएगा, हमने दो मास लटकाया है। इसका मास हम मान लेते हैं m1 है, इसका मास हम मान लेते हैं m2 है। दो डिफरेंट मासेस यहाँ पर आपको दिख रहा है और हम मान लेते हैं कि मास 2 जो है वो ज्यादा है मास 1 से। क्लियर है कि नहीं? तो आप बताइए ये किधर जाने का कोशिश करेगा? ये ऑब्जेक्ट स्लिप करके। अच्छा एक बात और बताते हैं, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है वो स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अभी हम फ्रिक्शन के बारे में बातें नहीं करेंगे, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप सिंपल स्मूथ है, तो अगर ये मास ज्यादा है ये मास कम है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाने का कोशिश करेगा? ये इधर जाने का कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाने का कोशिश करेगा? ऑब्वियसली m2 विल स्लिप फास्टर देन m1। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये स्लिप करेगा इधर, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा।
क्लियर है कि नहीं? अगर इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो बच्चा इस मास का एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। कारण आपको समझ में आ रहा है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर ये इधर जाएगा तो स्ट्रिंग के साथ जाएगा तो इसको लेते हुए जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहला बात। दूसरा बात हम यहां करना चाह रहे हैं कि क्या-क्या मासेस इसमें दिख रहा है, सॉरी, क्या-क्या फोर्सेस इसमें दिख रहा है, ये हमें निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इसका डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम। इन दिस डायग्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में और इस ऑब्जेक्ट के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी लेना है, मान लीजिए। सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसको अलग कर लिया जाता है इसके बाकी सब चीजों से। तो एक काम करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम मास 1 को, ये सरफेस था, सरफेस को बस दिखाया, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने अलग कर लिया M1। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसको भी हमने अलग कर लिया बाकी सबसे। इसको इधर बना रहे हैं, उसको उधर बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप क्लियर रहें पहले से। सबसे पहला काम समझ में आ गया? क्या काम करना होता है? जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके सराउंडिंग से उसको अलग कर देना होता है। दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। सराउंडिंग से अलग करना होता है तो हमने इसको क्यों लिखा है? अभी लिखा है, मिटा देंगे, अभी आपको समझाने के लिए वो लिखा है। आगे बात करते हैं। एंड दी इंटरेक्शंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है और किसके बीच का इंटरेक्शन? एंड दी सराउंडिंग, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ इसके सराउंडिंग का क्या इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन का मतलब कौन सा फोर्स इस पर लगा रहा, कोई कौन सा फोर्स ये उसके सराउंडिंग पे लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये सरफेस यहां पे रखा हुआ है, बस इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको अलग कर दिए सबसे पहले। और अब हमें ये चेक करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, कि ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या फोर्स लगा रहा है। ये सराउंडिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या फोर्स लगा रहा है, या फिर ये सराउंडिंग इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है। ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, ये जो बातचीत है इन दोनों के बीच में, इसको हमें क्या करना है? आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जो भी इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमें रिप्रेजेंट करना होता है उस डायग्राम में, जिसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो हम चलिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिलहाल के लिए हम यहां पर घेर देते हैं। दिस इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो माई ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग कर लिया उसके सराउंडिंग से। अब हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये देखेंगे हम। क्लियर है कि नहीं है बोलो? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मास है तो मास का वेट तो लगेगा, मास का वेट लगेगा सर नीचे की तरफ वेट लगता है। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है सर, इसे आप वेट कहते हैं, M1G करके लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे? नीचे की तरफ, जो कि वेट है इसका, नीचे की तरफ हम फोर्स लगा दिए, कौन सा? ना M2G लगेगा, मास है इसका M2। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहला काम यहां तक क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है? दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, इस ऑब्जेक्ट पर, क्या ना नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम यहां पर एक फोर्स दिखा रहे हैं, ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है, ये M1 है इसलिए N1 लिख दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इस पर भी फोर्स लगाएगा, ये कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स होगा, या रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। N2 लिख दे रहे हैं क्योंकि मास 2 पर लग रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ N इक्वल टू N1 इक्वल टू M1G मत लिख दीजिएगा, दोनों ऑपोजिट नहीं है। अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सर ठीक है, यहां तक हो। आगे बात करें हम, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है देखेंगे? हाँ सर, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है सर, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग टाइट है कि लूज है? सर टाइट है ऑब्वियसली। ये जब इधर जा रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है, मतलब टाइट है ऑब्वियसली। अगर टाइट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट से अवे डायरेक्शन में टेंशन लगता है, ऑलरेडी बताया हुआ है मेरा। तो ऑब्जेक्ट से अवे डायरेक्शन में आपको क्या लगा देना है? टेंशन। इसी डायरेक्शन में है ना टेंशन, इस पर टेंशन लगेगा ना बच्चा, इस पर लगेगा टेंशन। यहां ऑब्जेक्ट है तो इस पर लगेगा टेंशन, ऑब्जेक्ट से अवे। तो यहां पर भी हमने यहां दिखाने का कोशिश किया, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पर दिखाने का कोशिश कीजिए, दैट इज कॉनकरेंट दिखाने का कोशिश कीजिए। कॉनकरेंट फोर्सेस एक ही पॉइंट पर दिखाने का कोशिश कीजिए, सारे फोर्सेस को हम एक ही पॉइंट पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है?
हो चुका है। और कोई फोर्स लग रहा है इसमें जो दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर इसके पास एक्सेलरेशन है सर, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ma। कौन सा फोर्स लग रहा है? ma। उस फोर्स की वजह से ये स्लिप होके इधर जा रहा है, उसके बारे में बात हम अलग से करेंगे, अलग से हम करेंगे, अभी रहने देते। एक और फोर्स है जो दिख रहा हमें, बट यहां पर मेंशन अभी नहीं किए हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन आप इसको यहां ऐसे मेंशन करके दिखा दीजिए, क्या है ये? एक्सेलरेशन। अच्छा छोड़िए, बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत? अरे बच्चा कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन उधर है इसका, और इसका एक्सेलरेशन इधर है। और कुछ बात है? और कोई बात है? और कोई फोर्स इसमें इन्वॉल्व है? नहीं है। अब आपका टारगेट सुनिए ध्यान से। यहां जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था उतना काम आप कर चुके हैं। इसे ही क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन एक स्टेप आगे चलिए जो कि आपका आगे काम आएगा। क्या करना है? सुनिए ध्यान से। जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं अब फ्री बॉडी डायग्राम्स दोनों में, जो भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वर्ट कीजिए या वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वर्ट कीजिए। पहला बात, कन्वर्ट ऑल दी फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपके पास दो डायरेक्शन होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक होंगे वर्टिकल डायरेक्शन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सभी फोर्सेस को आपको इसी दो डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें भी वही काम करना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को जो भी आपको दिख रहे हैं सबको कन्वर्ट करना है। इट इज कंपल्सरी। क्लियर है कि नहीं? चलिए करके देखें, करके देखते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, बस हो गया काम, ये बात समझ में आ गया? सुन लिया आप? चलिए सुन लिया सर। ये बात बताइए, ये जो आपको N1 दिख रहा है, एक इधर इसका फोर्स कंपोनेंट आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए होगा हमको एंगल। एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कहां पर, एंगल पता है, ये देखना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, यहां पर एंगल कितना है? अल्फा है। अगर यहां पर एंगल बच्चा अल्फा है, तो यहां पर ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, और ये लाइन आगे गया है, ये लाइन जो आपको दिख रहा सीधा, ये लाइन सेम लाइन है। ये जो रेड लाइन है, अब मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। क्लियर है? लीजिए अब मिटा देते हैं, आपको सरफेस वहां पर दिखाने के लिए आपको बनाया थे ताकि आप समझ पाए। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो क्या है? अल्फा है ना? अगर ये अल्फा है बच्चा, अगर ये अल्फा है बच्चा, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो क्या होगा? अल्फा होगा। और आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर? अल्फा। फिर ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। फिर ये क्या हो जाएगा? अल्फा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये क्या हो जाएगा मतलब सर? इधर तो कुछ किए ही नहीं, तो इधर कर लो ना भाई। इधर एक फोर्स लगा, दिखा दो, एक डायरेक्शन है, क्या है नहीं पता है, लेकिन ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और फिर ये क्या होगा? अल्फा होगा। वैसे हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल फोर्स, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चला गया, वेट ऐसा लगता है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल यहाँ पर होता है। वैसे हमको समझाया हुआ है पहले, बाकी आपको दिख रहा है, इस तरह से आपने बना लिया। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा एंगल क्या था? अल्फा। सो हमने यहाँ पर जो एंगल लिया वो अल्फा लिया। ये अगर अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा छोड़ दीजिए, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा छोड़ दीजिए, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये छोड़ दीजिए, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। समझ में आ गया है? ये बातें हम यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है बीटा, मतलब सर यहाँ पर एक लाइन है जो कि यहाँ के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अगर ये बीटा है बच्चा, तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो बीटा होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा, इसका मतलब ये बीटा होगा, फिर से ये 90 माइनस बीटा होगा, तो ये बीटा होगा, फिर से ये 90 माइनस बीटा होगा, तो यहाँ भी एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। तो ये अगर 90 माइनस बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने ये बात भी आपको एंगल किस तरह से लेते हैं वो समझा दिया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सारे फोर्सेस को किधर मतलब कन्वर्ट करना है आपको, सारे फोर्सेस को कन्वर्ट करना है या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा, इस नॉर्मल को टारगेट लिए हम सबसे पहले, इसको हम बदल रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? N1 cos अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर है, यहाँ 90 माइनस अल्फा है, तो इधर क्या हो जाएगा? N1 sin अल्फा। सबको पता जिधर अल्फा उधर cos अल्फा, जिधर थीटा उधर cos थीटा। लो सर इसका काम हो गया, इसका काम कर लो। ध्यान से देखो, ये t है, इसको इधर और इधर बांट लो, तो इधर क्या हो जाएगा? t
अल्फा यहां पर है तो टी कॉस अल्फा इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन अल्फा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सर इसका काम तमाम, इसका काम तमाम। सर इसका काम तमाम करें, ये पहले से काम तमाम है सर वर्टिकल डायरेक्शन में। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिन जिन फोर्स को आप कंपोनेंट्स में बांट दोगे उसका यूज आप आगे और नहीं करोगे। काम तमाम का मतलब ये था कि ये जो टेंशन आप यूज कर रहे थे अब इस टेंशन का यूज आप नहीं करोगे। अब आप या तो टी साइन अल्फा का यूज करोगे या टी कॉस अल्फा का यूज करोगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो कंपोनेंट्स में बांटने का मतलब ये था। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली यहां पर भी आप वो काम कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां टी दिख रहा है, इधर बीटा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टी कॉस बीटा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन बीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली इसको भी बांटिए दो कंपोनेंट्स में, इधर बीटा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका N2 कॉस बीटा और इधर हो जाएगा N2 साइन बीटा। बोलिए क्लियर है? तो सर इसका भी काम तमाम किया जाए, ऑलरेडी काम तमाम है इसका काम तमाम कर दिया हमने, इसका काम तमाम कर दिया, ये ऑलरेडी काम तमाम किया हुआ है। तो और कोई फोर्सेस नहीं था, नहीं तो उसको भी बांटते हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़े क्या हम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। इसको मिटा दिया जाए, ये आप समझ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सर और क्या चीजें हमें सीखना है एफबीडी में? और क्या चीजें हमें सीखना है एफबीडी में? एफबीडी में आपने सारे बातें सीख चुका है, अब हम इक्वेशन लिखने सिखा रहे हैं कि इक्वेशन कैसे लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको देखना है कि मोशन किधर हो रहा है। सबसे पहला बात आपको क्या देखना है कि मोशन किधर हो रहा है, एक्सेलरेशन किधर है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन इधर है, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन इधर है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है किधर जाने का कोशिश करेगा, इधर जाने का कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं है? इधर जाने का कोशिश करेगा। मतलब ठीक है सर, इधर जाने का कोशिश करेगा तो हम इसको यहां ऐसे दिखा देते हैं। कहां दिखाएं, कहां दिखाएं? हम यहां पर दिखा देते हैं। ये देखो बच्चा यहां लिख दिए, ये लिख रहे हैं यहां पर, इधर है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को किधर जाना है, इस ऑब्जेक्ट को इधर जाना है, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को इधर जाना है। क्लियर है कि नहीं है सबको? इस ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्शन में जाना है, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हमने लिख दिया। पहला बात देखना है कि मोशन किधर हो रहा है। सुनो अब एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर जगह के लिए। एफ सपोर्टिंग माइनस एफ अपोजिंग इक्वल टू एम ए। हैशटैग करके लिख दीजिए, बुक बुक में मत खोजिए। बहुत सारा काम करने के बाद ये जुगाड़ निकला है, आपको हम बता रहे हैं। पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं इस चैप्टर। एफ सपोर्टिंग माइनस एफ अपोजिंग इक्वल टू एम ए कभी भी गलत, एफ सपोर्टिंग माइनस एफ अपोजिंग इक्वल टू एम ए कभी भी इक्वेशन बनाते समय गलत नहीं होगा, इसको लगाइएगा। नहीं तो बहुत तरह का तरीका है, बुक में आपका लिखा हुआ, करते जाइए, कभी माइनस लीजिएगा कभी प्लस लीजिएगा, परेशान रहिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। एफ सपोर्टिंग का मतलब यह है जो एम ए को सपोर्ट कर रहा है, और एफ अपोजिंग का मतलब है जो एम ए को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा, उसको रोक रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एम ए इधर होगा, ए अगर इधर है तो एम ए इधर होगा, और इधर एक और फोर्स आपको दिख रहा है, कौन सा फोर्स? टी दिख रहा है। तो सपोर्टिंग फोर्स है एम ए का कि अपोजिंग है? सपोर्टिंग है, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, इसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है, देखना होगा है कि नहीं है? नहीं है सर, हमको तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो जीरो लिख दिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। ध्यान रखिएगा t इक्वल टू यहां पर क्या है एम ए। ये इक्वेशन आप इससे बना सकते हो, और कोई इक्वेशन नहीं बना सकता, बना सकते हैं। आपको देखना होगा ये बात क्लियर है कि नहीं। अब जहां तक बात है और कोई इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। एक इक्वेशन तो हमने लिख लिया इसके मदद से। चलिए आते हैं सवाल, उस पर भी करेंगे हम। क्लियर है कि नहीं, चिंता मत कीजिए। अब और क्या इक्वेशन लिख सकते हैं सर? हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो भी मोशन करेगा ऐसा कर सकता है। ये सर ऊपर नीचे तो मोशन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है का मतलब इसके ऊपर की तरफ जो भी फोर्स है इसके नीचे की तरफ वही फोर्स होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए बोलने का। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स दिख रहा है, नॉर्मल फोर्स N1 फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर? सर कुछ भी नहीं है,
कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगर अल्फा है, यहाँ पर m1g है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर m1g cos अल्फा, हाँ ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन और लिख पा रहे हैं, दैट इज n1 इज इक्वल टू m1g cos अल्फा। क्यों लिख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है। क्या सर कोई और इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, आप 100 गो इक्वेशन इसमें लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ जो फोर्स है m1g वो किसके बराबर होगा? इसके प्लस इसके। दो फोर्सेस ऊपर के डायरेक्शन में हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? n1 cos अल्फा प्लस t sin अल्फा इज इक्वल टू नीचे की तरफ क्या फोर्स है? m1g। ये भी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 हम लिख रहे हैं, ये इक्वेशन 3 हम लिख रहे हैं। तो सर कब क्या लिखना पड़ेगा रे? डिपेंड करता है सवाल क्या दिया है, हम आपको लिखने सिखा रहे हैं। और कोई इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ, आप ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर क्यों लिखे? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला हमने सेट कर दिया पहले ही, बाकी सबको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स को इक्वल कर दो। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसको इस फॉर्मूला से आप बनाएंगे। तो सर ये डायरेक्शन कवर कर दी, ये डायरेक्शन कवर भी कर दी, लेकिन इस डायरेक्शन में भी तो कोई फोर्स है, सॉरी कोई मोशन नहीं है। तो n1 sin अल्फा इक्वल टू t cos अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n1 sin अल्फा इज इक्वल टू t cos अल्फा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? कितने सारे इक्वेशन लिख लें, समझ में आया? अब इक्वेशन वगैरह इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आपको ये सीख के जाना पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके लिए ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सेम काम उसके लिए हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर मोशन इस डायरेक्शन में है, तो सपोर्टिंग फोर्स कौन है? सर सपोर्टिंग फोर्स हमें दिख ही नहीं रहा, चलो दिखा देते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर यहाँ बीटा है तो ये m2g इधर क्या हो जाएगा रे? m2g बोलो रे, m2g cos बीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका m2g sin बीटा। और इसी वजह से एक्सेलरेशन तो है, इस मास का ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, इस मास का जो ये हिस्सा है, ये जो कंपोनेंट है m2g sin अल्फा, इसके वजह से ये मोशन तो हो रहा है। और कुछ गड़बड़ नहीं ना की? गड़बड़ किए हैं, उधर छोड़िए, इधर देखिए ध्यान से, उधर बाद में करते हैं। इधर गड़बड़ ये की है कि m1g को इधर बांट दिए हम, m1g cos थीटा cos अल्फा, लेकिन इधर भी तो बांटना चाहिए था। क्या था m1g sin अल्फा, मतलब t जो था और सपोर्टिंग फोर्स था, अपोजिंग फोर्स हमने जीरो कर दिया, लेकिन यहाँ अपोजिंग फोर्स ये है, ये रोकने वाला फोर्स है। यहाँ अपोजिंग फोर्स की जगह क्या बच्चा लिखना चाहिए था हमें? क्या लिखना चाहिए था? m1g sin अल्फा। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं आया? बराबर क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। ये था इक्वेशन नंबर 1 जो कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स को अप्रूव कर रहा है, ये वाला गलती से नहीं बनाया था, अब वहां पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। m2g है, इधर क्या कर दिया? m2g sin बीटा होगा बच्चा, क्योंकि एंगल बीटा के लिए खेल चल रहा है, इधर जो भी एंगल होगा उसको लिखिएगा। यहाँ अल्फा चल रहा तो वहां बीटा चल रहा, ठीक है। और इधर m2g cos बीटा, क्योंकि बीटा इधर है, इधर 90 माइनस बीटा है। अब इसके लिए इक्वेशन लिखिए बच्चा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। सपोर्टिंग फोर्स कौन है अभी फिलहाल? सर m2g sin बीटा इज सपोर्टिंग दिस फोर्स ma, और माइनस अपोजिंग फोर्स, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है आपको दिख रहा है T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस FBD। ढेर सारे इक्वेशन लिख सकते हैं उसके बाद। इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, बाकी डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा, बस कर दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल कर दो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल टू राइट साइड का फोर्स, क्या हो जाएगा? T cos बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n2 sin बीटा, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा और कोई इक्वेशन? तो सर ये वाला डायरेक्शन में यहाँ दिख रहा है n2, ये n2 इक्वल टू सीधा सीधी क्या लिख सकते हो आप? m2g cos बीटा, ये एक और इक्वेशन हो गया सर। इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। क्या है? t sin बीटा प्लस n2 cos बीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? m2g, इक्वेशन 4 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिर्फ FBD नहीं बताया अभी तक आपको, हमने FBD के बाद क्या क्या काम करना होता है वो सब बात भी बताया। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
जो भी एफबीडी बनाना होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम पूरा सराउंडिंग से पहले अलग कर लेते हैं और उसके बाद उसके साथ सराउंडिंग का कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन-कौन से इंटरेक्शंस है, उसको फोर्स के टर्म पे लिखते हैं। उसके बाद सारे फोर्सेस को हम क्या कोशिश करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का और उसके बाद इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। इक्वेशन का शुरुआत हम कहां से करते हैं कि जिधर मोशन हो रहा है उधर से, और जिधर मोशन हो रहा है उसके हिसाब से अगर इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता दिया कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ma, जैसे कि हमने यहां पर किया। उसके बाद सारे फोर्सेस जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक करना होता है, बाकी सब डायरेक्शन में जिधर मोशन नहीं हो रहा है वो तो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ऑपोजिट फोर्सेस को क्या कर देना है, आपको इक्वल कर देना है। जैसे कि यहाँ दोनों को सम, यहाँ पर इसके इक्वल हो गया, इसका इक्वल ये हो गया, इसका इक्वल ये हो गया, वहां पर भी वही बात है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हम एक छोटा सा वीडियो के थ्रू आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे थे कि ये पूरा इंफॉर्मेशन जो इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने का कोशिश किया, आगे चाहे कोई भी टाइप ऑफ सिस्टम हो जाए, ये एक टाइप ऑफ सिस्टम आपके पास था, कोई भी टाइप ऑफ सिस्टम हो जाए, प्रोसेस यही होगा। अगर प्रोसेस यही होगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन मैकेनिक्स का हो जाए, उस पे आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को हम और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई थिंक यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।